गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एशिया में हम सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे थे और हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक होती है और उनको अरेंज करके ही हम उस उद्योग की स्थापना कहीं पे कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके प्रोडक्शन की बात की थी। चीन और भारत के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि इसके बहुत बड़े उत्पादक के रूप में विश्व में जिनका नाम स्थापित है। आज हम बात करेंगे जापान की। जापान का जो देश है, आप ये देखिए कि जापान एक ऐसा देश है कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था, तो एक तरह से ये देश बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था। परंतु यहाँ के लोगों की विल पावर, यहाँ के लोगों की शक्ति, यहाँ के लोगों का समझबूझ कहें हम उसे, कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से वापस इस उद्योग की स्थापना हुई। अगर हम सबसे पहली बात करें तो ये माना जाता है कि 1865 के लगभग यहाँ पर पहला सूती वस्त्र उद्योग प्रारंभ हुआ था और अच्छी उन्नति भी हुई थी और बहुत अच्छी एक प्रतिष्ठित उद्योग के रूप में ये यहाँ पे था। परंतु जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ये सारा बॉम्ब का ये सारा कहर वहाँ पे बरपा, तो उसके बाद से यहाँ पर थोड़ा सा हाल ख़राब हुआ। परंतु 1950 के आसपास ही इन्होंने बहुत प्रयास करके अपने इस उद्योग को खड़ा किया और चीन और भारत के सामने एक तरह से एक कंपटीटर के रूप में ये उद्योग पनपा। बहुत इन्होंने अच्छा इनका एक प्रोडक्शन रहा और जापान में बहुत सही मतलब सही कॉस्ट पे, हम ये मानेंगे कि सस्ता लेबर, कर्मठ यहाँ के कार्यकर्ता और कुशल श्रमिक, बहुत स्किल्ड लेबर जो है वो बहुत परिश्रम से काम करते हैं। इसलिए जापान का जो प्रोडक्शन होता है उसकी क्वालिटी, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का कपड़ा यहाँ पर बनाया जाता है। अगर आप चीन और जापान की तुलना करें तो इनके गुड्स में, इनकी सामान में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जहाँ पे चीन में मास प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहीं पे जापान में कपड़े की क्वालिटी पे भी, उसकी प्रिंटिंग पे भी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो उद्योग है ये भी बहुत अच्छी अवस्था में वहाँ पर है। यहाँ पर जो पावर की अगर हम बात करते हैं, शक्ति के साधनों की बात करते हैं, तो जल विद्युत जो है वो अच्छी मात्रा में सही कॉस्ट में अवेलेबल है। दूसरा इसकी लोकेशन है। हमें पता है कि ये आइलैंड के रूप में है, ये इसकी स्थिति समुद्र के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर जो क्लाइमेट की जो नमी है वो नमी भी यहाँ पर कॉटन वस्त्र उद्योग को बहुत प्रमोट करती है, बहुत ज़्यादा उससे सुविधा रहती है। फिर यहाँ पे पूंजी का अभाव नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर बंदरगाहों की कमी नहीं है, तो कच्चा माल आना या तैयार माल जाना वो कोई बहुत बड़ा एक पॉइंट नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत उसको प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार की भी अगर हम बात करते हैं तो जापान में उस तरह की चीज़ें बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे उद्योगों की स्थापना को सदैव ही बल मिलता है। तो यही सारी चीज़ें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हुई और ये उद्योग यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट उद्योग के रूप में विकसित है। अगर हम इस क्षेत्र के उत्पादन केंद्रों की बात करते हैं, जो मेन प्रोड्यूसर एरियाज़ हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किंकी क्षेत्र की, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे पुराना क्षेत्र है। ये मतलब यहाँ पे सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था और ये वाला जो क्षेत्र है ये ओसाका की खाड़ी है के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र को हमने यूजुअली हम ओसाका कोबे क्षेत्र के नाम से जानते हैं और ये जो इसका होन्शु द्वीप है, सेंट्रल पार्ट का जो होन्शु द्वीप है उसके दक्षिण में ये क्षेत्र स्थापित है। यहाँ पर ओसाका, कोबे, आमागासाकी, निशिबाकी, वाकायामा, किंशिवादी और नारा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा यहाँ पर स्थापित हैं। ये सारे पोर्ट्स के होने की वजह से यहाँ पर
बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा तैयार करके निर्यात की सुविधाएं भी यहाँ पे हमें मिल जाती है। और ओसाका का जो क्षेत्र है वहाँ की परिस्थितियाँ मैनचेस्टर जैसी ही हैं, इसलिए जापान का मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये एक बहुत अच्छा आदर्श क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्वांटो प्रदेश है, ये कंपैरेटिवली एक मैदानी क्षेत्र है। और यहाँ पे याकोहामा टोक्यो जो बंदरगाह हैं वो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे नगोया क्षेत्र की। ये जो नगोया क्षेत्र है ये यहाँ पे क्या है कि जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप ना होकर छोटे कारखाने हैं, और यहाँ पर भी जल विद्युत जो है अच्छी मात्रा में अवेलेबल होने की वजह से इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जापान में जो ये उद्योग हैं यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ रेशमी वस्त्रों का भी बहुत बड़ा काम है। और यहाँ पे बहुत ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ का बनने वाला कपड़ा बड़ा अट्रैक्टिव होता है, क्वालिटी भी उसकी अच्छी होती है। और रेशम और कृत्रिम धागे उसमें यूज़ किए जाते हैं, जो उसकी वजह से क्या है, एक तो कपड़ा मजबूत होता है, अच्छे कलर्स उसमें होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर उस कपड़े को बहुत अच्छा, उसको बहुत पसंद किया जाता है। तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि ये एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में हम जापान का नाम ले सकते हैं। पिछले दिनों जो हमारे देश में भी, भारत में भी जो FDI और इन सब चीज़ों में चेंज आया है, तो हम आजकल बड़ी सिटीज़ में जापान के कपड़ों के स्टोर आपको भारत में भी दिख जाएंगे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जापानीज़ स्टोर आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर अच्छे जापान के कपड़े भारत में भी अब ओपन मार्केट में बिकने लगे हैं। अगर आप उनको देखोगे तो उनकी क्वालिटी और उनका जो काम है, उनकी जो नीटनेस है, उस आधार पर हम उसको बहुत अच्छी श्रेणी में उन कपड़ों को हम रख सकते हैं। ये ज़रूरी है कि ये बात ज़रूर है कि उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट इसका कपड़ा आपको जापान में बनता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम ये मेन 3 देश थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। फिर हम बात करेंगे टर्की की। यहाँ टर्की कंपैरेटिवली एक छोटा क्षेत्र है, परंतु अगर हम सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़े उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर स्थापित हैं। और मोटे मोटे तौर पर लगभग यहाँ पे 18 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े उद्योग हैं, जहाँ पर इसका सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है, जिसमें इज़मीर, अदाना, इरेगली, मर्सिन, ये जो केंद्र हैं, ये जो इंडस्ट्रियल केंद्र हैं, यहाँ पे बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। फिर हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में कपास अच्छी मात्रा में होता है, एक तरह से लोकली अवेलेबल, पूरी तरह से इनका कपास इनकी आवश्यकता को पूरा करता है। और यहाँ पे लगभग 30 के करीब सूती वस्त्र की अच्छी मिलें हैं, बड़ी मिलें हैं, जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ मज़ाद, शाही, याज़द, वेह, किरमिन, ये क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में भी आप ये देखिए कि पाकिस्तान भी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे भी लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती है। और यहाँ पर हम ये मानते हैं कि मोटे मोटे तौर पर लगभग 70 से ऊपर सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे स्थापित हैं, जो कि लाहौर, लायलपुर, कराची, मुल्तान, पेशावर, नौशेरा, खैरपुर और जो यहाँ का हैदराबाद रीजन है, वहाँ पर अच्छी मात्रा में इसका सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होता है। और यहाँ पे भी वही रॉ मटेरियल की भी प्रॉब्लम इस क्षेत्र में नहीं है, कपास अच्छी मात्रा में होता है। तो ये भी अच्छी, पाकिस्तान में भी सूती वस्त्र उद्योग आपको विकसित अवस्था में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी लोकेशन इस प्रकार की है कि वातावरण में नमी बनी रहती है, और इसलिए यहाँ पर भी ढाका जो है वो एक सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड रीजन है, जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्राचीन काल से बनाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, पहले बात की जाती थी कि ढाका का मलमल कैसा होता है कि पूरा एक थान कपड़ा जो होता है वो एक अंगूठी में से निकल जाता है, मतलब उसकी फाइननेस बताने के लिए ये बात की जाती थी, और बड़ा महंगा वो कपड़ा मिलता था। तो
ये जो बांग्लादेश की जो हम बात करते हैं, यहाँ पर भी शुरू से ही बहुत इसकी मिलें थी। जूट मिलों के साथ साथ यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का भी अच्छा विकास हुआ था। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था, आज भी बनता है। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है कि हमें प्राकृतिक तौर पर ही वो उस प्रकार की सिचुएशन मिल जाती है जिसमें जो कपड़े की क्वालिटी है वो क्वालिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। देखिए, अगर हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया के देशों में जो एक व्यापार में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है वो सूती वस्त्र उद्योग का रोल रहता है। और आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको एशिया का बना हुआ कपड़ा मिलेगा। ये बात ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो कपड़ा मिलता है, हम ज़्यादातर जो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। आपको वहाँ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलती हैं, क्योंकि हम अच्छी कॉस्ट पे अपने माल को बाहर भेजते हैं। आप राजस्थान में भी देख लीजिए, बहुत सारी यूनिट्स इस प्रकार की हैं जो 100% वो मतलब एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं। वो उसी प्रकार की यूनिट्स हैं जिनका कपड़ा इंडिया में नहीं मिलता, हम पूरा का पूरा वहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अलवर का ही बताऊँ। यहाँ पर भैरोड क्षेत्र में बहुत इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। वनस्थली टेक्सटाइल्स है, जैसे वहाँ पे टॉवल बनता है, तो वहाँ का जो टॉवल बनता है वो आपको इंडिया के मार्केट में नहीं दिखेगा, वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट के रूप में है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उद्योग आपको एशिया में मिल जाएंगे जो पूरी तरह से जिनका कपड़ा जो है वो एक्सपोर्ट होता है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है। जयपुर एक बहुत बड़ा सेंटर के रूप में है। जयपुर से बहुत बड़ी मात्रा में रेडी करके कपड़ा बाहर भेजा जाता है और वहाँ पे वो कई गुना कॉस्ट पे वो मिलता है। मतलब जयपुर से भी एक बहुत अच्छा सेंटर इस प्रकार का डेवलप हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में तैयार किया हुआ कपड़ा जो होता है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हम चीन की बात करें, चीन हर देश के लिए कपड़ा बनाता है, हर देश के लिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और बहुत बड़ा वहाँ का जो निर्यात है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये सूती वस्त्र उद्योग से कवर होता है। भारत की बात की हमने, जापान की बात की हमने, बांग्लादेश की बात की हमने, तो ये वो देश हैं जहाँ पर ये उद्योग बहुत अच्छी अवस्था में है और मतलब फ्यूचर का उद्योग भी हम इसको मान सकते हैं। बहुत अच्छी अवस्था में ये उद्योग है। तो अगर हम व्यापारिक दृष्टि से देखें तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो सूती वस्त्र उद्योग है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका व्यापार में बहुत हिस्सा है। इसी तरह रेशम ही वस्त्र उद्योग की भी बात करेंगे तो उसकी स्थिति भी एशिया में बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मानसूनी जलवायु है तो यहाँ पे रेशम के कीड़े पालने का जो सिस्टम है वो एक अच्छी अवस्था में। हमने देखा, हमने बचपन से ये चीज़ पढ़ी है कि जो शहतूत का वृक्ष होता है, मलबरी ट्री होता है, उस पे इन कीड़ों का पालन किया जाता है और उससे रेशम का निर्माण किया जाता है। और सबसे जो ज़्यादा कच्चा रेशम है वो जापान में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है और भारत में चीन में यहाँ पर रेशम का भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है। अब हमने कृत्रिम रेशम भी बना लिया है, पर जो ओरिजिनल रेशम होता है बहुत फाइन क्वालिटी का होता है, बहुत कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उद्योग जो है वो भी जापान के बाद इसमें सबसे नंबर 1 पे जापान आता है, उसके बाद चीन आता है। और भारत में भी रेशम उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है। और भारत में अगर आप बेंगलोर की तरफ चले जाएंगे तो एक जगह है रामनगर। रामनगर में बहुत ही ज़्यादा आपको ये उद्योग विकसित अवस्था में मिलेगा। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर ये रेशम का व्यापार होता है, रेशम तैयार किया जाता है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में ये उद्योग बहुत अच्छी अवस्था में है। और जैसा मैंने आपको कर्नाटक का या बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे भी बहुत बड़ी मात्रा में ये उद्योग जो है वो स्थापित है। और
इसके अलावा जो कोरिया है, ईरान है, टर्की, इंडोनेशिया, ताइवान, यहाँ पर भी बहुत अच्छी मात्रा में रेशम और रेशमी वस्त्र तैयार किए जाते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में इसका व्यापार किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के साथ साथ एशिया का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है वो रेशम भी है। और बहुत हमारी जो इकोनॉमी है, एशिया की इकोनॉमी में इस उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा जो है वो इस उद्योग से मिलती है और उसका प्रयोग हम और व्यापार में या और हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग एशिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से इसका मानचित्र भी बनाइए और ये आप ये देखिए कि ये मतलब हमें इसका बहुत विस्तृत इसका उत्तर लिखना होता है, क्योंकि 15 नंबर का सवाल आता है। तो आप उस तरह से अपने हर देश के मानचित्र पर भी इन चीज़ों को प्रदर्शित करके बताइए कि कहाँ कहाँ उद्योगों की स्थापना है। इसके अतिरिक्त बहुत डिस्क्रिप्टिव रूप में उस उद्योग की स्थापना की आवश्यक दशाओं से लेकर, उसके उत्पादन से लेकर, उसके व्यापार से लेकर हर पक्ष का आपको यहाँ पे अच्छे से वर्णन करना है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू।